नमस्कार, मैं रवीश कुमार। प्रोफेसर सुमित सरकार अब हमारे बीच नहीं है। 87 साल की जिंदगी उन्होंने पाई और इस छोटे से हिस्से में उन्होंने 30 साल भारत का आधुनिक इतिहास पढ़ाया। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में, कोलकाता में, यूरोप और अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों में और दिल्ली विश्वविद्यालय में भी। सुमित सरकार ने कोई किला नहीं बनवाया और ना ही किसी शहर का नाम उनके नाम पर है और किसी शहर में किसी सड़क का नाम भी उनके नाम पर नहीं। तो ऐसे प्रोफेसर को आप कैसे याद करेंगे? 1993 में ही उनकी यह किताब हिंदी में आ गई थी, आधुनिक भारत का इतिहास। इस किताब ने हिंदी माध्यम के छात्रों को इतिहास की समझ दी और इतिहास विषय लेने वालों को IAS IPS भी बना दिया। सुमित सरकार जाने गए 1903 से 1908 के बीच बंगाल के स्वदेशी आंदोलन पर अपनी PhD से और उस पर लिखी किताब से। उनकी तीसरी बड़ी किताब है मॉडर्न टाइम्स 1880s टू 1950s, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, कल्चर। उनके लेखों का संकलन भी किताबों की शक्ल में है। राइटिंग सोशल हिस्ट्री, एसेज ऑफ ए लाइफ टाइम, बियॉन्ड नेशनलिस्ट फ्रेम्स, पोस्ट मॉडर्निज्म, हिंदू फंडामेंटलिज्म। 90 का दशक था। भारत में सांप्रदायिक राजनीति का जहर फैल रहा था। लोग हिंदी में पढ़ना चाहते थे कि RSS को कैसे जानें, कैसे समझें। यह वो दौर था जब ज्ञानेंद्र पांडे, सुमित सरकार, तनिका सरकार जैसे स्थापित इतिहासकारों, नवोदित इतिहासकारों और दूसरे विषय के प्रोफेसरों ने दिल्ली में मिलकर एक सांप्रदायिकता विरोधी आंदोलन की बुनियाद रखी। अंग्रेजी में लिखने के साथ साथ हिंदी में भी लिखने की जरूरत पर बहस करने लगे। अब तो RSS ने फुल पैंट पहनना शुरू कर दिया है, लेकिन जब उसे केवल निकर पहनना आता था, सुमित और तनिका सरकार ने अंग्रेजी और हिंदी में 130 पन्नों की पतली सी यह किताब लिखी। ओरिएंट ब्लैक स्वान से आई है, आज भी आपको मिल जाएगी, हर किसी को पढ़नी चाहिए। सुमित सरकार, तनिका सरकार के अलावा अंग्रेजी विभाग के तपन बसु, संबुद्धा सेन और प्रदीप दत्ता ने भी इसमें योगदान किया। हमने आधुनिक भारत का इतिहास किताब का जिक्र किया। इसी किताब में सुमित सरकार एक जगह लिखते हैं कि एलिट की सांप्रदायिकता यानी हिंदू, मुस्लिम, लीडर और अमीर लोगों की सांप्रदायिकता का अध्ययन तो हुआ है, मगर आने वाले समय में लोक सांप्रदायिकता यानी पब्लिक के बीच हिंदू मुस्लिम को लेकर जो जहर फैला, क्यों फैला, उसका भी किसी को अध्ययन करना पड़ेगा। सुमित ने खाकी निकर और भगवा ध्वज जैसी किताब लिखकर और बहुत से इस विषय पर लेख लिखकर अपना दायित्व निभा दिया। इस किताब के अध्ययन में उस समय के कई शानदार इतिहासकार एक साथ आए, जगह जगह जाकर इंटरव्यू किया, सामग्रियां जुटाईं। उमा चक्रवर्ती, प्रेम चौधरी, जोया हसन, कुमकुम संगारी, विश्वमोय पति। इससे पता चलता है कि एक इतिहासकार का काम सिर्फ पुराने दस्तावेजों को पढ़ना नहीं है, अपने वर्तमान को भी पढ़ते जाना है। इसलिए एक अच्छे प्रोफेसर को याद करना थोड़ा आसान तो हो जाता है, क्योंकि वो पूरा जीवन इसी को जीता है, रिसर्च करने में, तथ्यों की पड़ताल करने में, किताबें लिखने में। सुमित सरकार बहुत कुछ छोड़ गए हैं। उन्होंने पढ़ाया, उन्होंने खूब पढ़ा और उन्हें भी खूब पढ़ाया गया, तो जिंदगी बहुत शानदार जी है उन्होंने। आमतौर पर प्रोफेसर शब्द भारी भरकम लगता है, मगर सुमित ने इसे इतना हल्का बना दिया कि लोग प्रोफेसर सुमित सरकार कहना भूल जाते थे और उन्हें अच्छा भी लगता था कि सुमित कहा जाए। मैं उनका छात्र रहा हूं, सुमित ही कहता रहा। ऐसे बहुत से लोग जो आज अलग अलग विषयों के प्रोफेसर हैं, अखबारों में संपादक हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, अधिकारी हैं, सब उस सुमित को याद कर रहे हैं जिन्होंने आधुनिक भारत के इतिहास लेखन की बुनियाद से लेकर इमारत तक को समृद्ध किया। जिन्होंने उनसे नहीं पढ़ा वे भी उन्हें अपना टीचर मानते हैं और जिन्होंने पढ़ा उन्हें शानदार टीचर के रूप में याद करते हैं। 90 के दशक में जब बिहार की सामंती जड़ता से पलायन करने के लिए मगध एक्सप्रेस और श्रमजीवी एक्सप्रेस हम लोग पकड़ रहे थे, तब पता भी नहीं था कि हम एक और सामंती शहर में जा रहे हैं, जातिवाद के एक और गढ़ में जा रहे हैं या कहां जा रहे हैं।
वो कैसी दिल्ली है। दिल्ली आ गए तो इसी तरह से कई प्रोफेसर से पाला पड़ा जो अपने क्लासरूम में प्रोफेसर की तरह नहीं, दोस्त की तरह आया करते थे। हमें यह बात तब हैरान करने लगी, सामंती समाज से भागकर, जातिवादी समाज से भागकर आए बहुत से नौजवानों को पता भी नहीं था लोकतांत्रिक समाज होता कैसा है। हमने उसका दर्शन इतिहास के अपने शिक्षकों की कक्षा में कर लिया। सुमित ही एक नाम नहीं है, सुनील कुमार, के.एम. श्रीमाली, डी.एन. झा, कुमकुम रॉय, भैरवी साहू, नयनज्योत लाहिड़ी जैसे बहुत से नाम हैं। दुनिया भर में मशहूर हम इतिहास के अपने प्रोफेसर को दोस्त समझा करते थे और आज भी वो हमसे दोस्त की तरह बात करते हैं। हमने छात्र जीवन के दौरान बहुत से इतिहासकारों को देखा जो तब बन रहे थे और सुमित सरकार जैसे इतिहासकार को देखा जो स्थापित हो चुके थे, जिनका लोहा दुनिया मानने लगी थी। बिहार से चलकर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी बस एक कॉलेज के लिए आए, बोनस में मिल गया लोकतांत्रिकता का बोर्ड। हमें पता भी नहीं चला कि हम एक महान इतिहासकार की कक्षा में बैठ रहे थे। यही उनकी खूबी थी। इतने विनम्र थे कि उनकी क्लास से जब हम निकलते थे तो लगता था प्रोफेसर हम हैं और सुमित सरकार चुपचाप एक छात्र की तरह अपनी किताबें, नोटबुक समेटकर जाते हुए नजर आते थे। हम जैसे छात्रों को बराबरी का स्वाद तब मिला जब प्रोफेसर अपनी ऊंचाई से उतरकर हमारी बराबरी पर आने लगे। तो सुमित सरकार को हम कैसे नहीं याद करें। 15 अगस्त जिस लोकतांत्रिक सपने का वादा है, जिसका दिन है, उसकी पूर्व संध्या पर उस टीचर को याद करना ही चाहिए जिसने यह वादा अपने क्लासरूम में निभाया, सबके बराबर बना रहा, लोकतांत्रिक बना रहा। कितने लोगों ने लिखा है कि उनकी मान्यता के खिलाफ अपनी थीसिस लिखी, मगर सुमित ने उसे रोका नहीं, गाइड के तौर पर बढ़ावा दिया और पास भी किया। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने सुमित सरकार को बहुत सुंदर तरीके से याद किया है, उन्हीं की आवाज में। Dear Sumit sir, bye bye from this world. At the onset, I must say, I couldn't be your student, but I had the privilege of listening to you, meeting you, and above all, reading your work. I still remember your description of Gandhi walking through Noakhali while the nation was celebrating independence. That image has stayed with me, not merely as a moment in history, but as a reminder of what it means to inhabit history with moral courage. And how can one forget your understanding of Gandhi as someone who did not seek to make everyone think alike, but created an umbrella under which people who did not think alike could struggle together. That idea, like so much of your work, continues to speak to our present, sir. आधुनिक भारत का इतिहास, यह किताब तो हिंदी में भी है जो मेरे हाथ में है, अंग्रेजी और बांग्ला में भी, अन्य भाषाओं में भी होगी। इसमें एक छोटा सा चैप्टर है महात्मा गांधी का श्रेष्ठतम काल। लिखते हैं, कांग्रेस के नेतृत्व से लगातार कटते जा रहे 77 साल के इस बूढ़े ने अदम्य साहस के साथ पहले नोआखली के गांवों, फिर बिहार, फिर कोलकाता और दिल्ली के दंगाग्रस्त इलाकों में अपना सब कुछ यह सिद्ध करने के लिए दांव पर लगा दिया कि अहिंसा और हृदय परिवर्तन के जिन सिद्धांतों को उसने जीवन भर माना है वे झूठे नहीं हैं। अपने मुट्ठी भर सहयोगियों के साथ वे नोआखली के मुस्लिम बहुल गांवों में रहे और बिहार के हिंदुओं के ठीक रास्ते पर न आने पर उन्होंने आमरण अनशन की धमकी दे दी। जनवरी 1947 से नोआखली के देहातों के रास्तों पर नंगे पांव फेरी देते रहे। एक बार तो मुसलमानों की गुस्साई भीड़ ने उनके मार्ग में कूड़ा फेंक दिया, जिसे उन्होंने अपने हाथों से हटाया। रोज सुबह वे रविंद्रनाथ के गीत एकला चलो रे गाते हुए प्रभात फेरी पर जाया करते थे। गांधी जी के विलक्षण चारित्रिक गुण और सच्ची महानता उतनी उजागर पहले कभी नहीं हुई थी
जितनी उनके जीवन के अंतिम कुछ महीनों में हुई। जिस राजनीतिक सत्ता को वे आसानी से पा सकते थे, उसके सभी पारंपरिक रूपों को तब अस्वीकार कर दिया जब भारत आजाद होने जा रहा था और उन्होंने सांप्रदायिकता का विरोध किया। इसी प्रसंग पर आप इतिहासकार सुधीर चंद्रा की लिखी किताब गांधी एक असंभव संभावना पढ़ सकते हैं। यह हिंदी में है और आधुनिक भारत का इतिहास की तरह राजकमल से ही छपकर आई है, तो दोनों किताबें जरूर पढ़िए। सुमित सरकार की किताब से किताबें निकल जाया करती थीं, यही कमाल है उनका। गांधी के जीवन काल के जिस हिस्से को उन्होंने एक लंबे पैराग्राफ में लिखा, सुधीर चंद्रा ने उसे एक किताब में बदल दिया। सुमित सरकार ने गांधी के योगदान को स्वीकार भी किया और उनकी गलतियों कमियों को भी देखा। 1931 में जब गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लेते हैं तो कांग्रेस से लेकर समर्थकों में निराशा फैल जाती है कि गांधी जी ने ऐसा क्यों किया। सुमित सरकार उन कारणों की तलाश में जुट जाते हैं। सुमित सरकार ने गांधी जी के पत्रों को पढ़ा और पाया कि उस समय उद्योगपति घबरा गए कि सविनय अवज्ञा के कारण कहीं उनका बिजनेस चौपट ना हो जाए। पुरुषोत्तम ठाकुरदास और अन्य उद्योगपति गांधी जी को पत्र लिखते हैं कि आप इसे रोकिए। सुमित इन पत्रों को पढ़ते हैं, मगर यह नहीं बताते, ना कहते हैं कि गांधी जी उद्योगपतियों के एजेंट थे, बल्कि दिखाते हैं कि गांधी जी पर भी दबाव पड़ सकता था। उन्होंने इस दबाव में फैसला लिया। सुमित सरकार के इस लेख का नाम है द लॉजिक ऑफ गांधीयन नेशनलिज्म। अपने रिसर्च और विश्लेषण से प्रोफेसर सरकार इतिहास और राजनीति की मानवता और उसकी प्रतिदिन की असलियत को दर्शाते हैं, दिखाते हैं कि गांधी लोगों की अलग अलग अपील पर कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इतिहास को देखने का नजरिया ऐसा नहीं होना चाहिए कि गांधी ने सविनय अवज्ञा वापस लिया तो उनके नाम पर बना एयरपोर्ट, उसका नाम बदल दिया जाए, दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर कर दिया जाए। डू यू गेट माई पॉइंट? हमने शुरुआत में एक किताब का जिक्र किया, खाकी निकर और भगवा ध्वज। उन्होंने 3 और विद्वानों के साथ मिलकर हिंदू दक्षिणपंथ की आलोचना में यह किताब लिखी थी। इतिहासकार के पास अतीत को देखने की बहुत गहरी समझ होती है, उसे समकालीन घटनाओं पर अपना नजरिया पेश करना ही चाहिए, यही उसकी जिम्मेदारी होती है। इस किताब में सुमित सरकार ने लिखा है, सांप्रदायिक शक्तियां भारत के समाज के लिए खतरा बन चुकी हैं, हमें इनके बारे में जानना ही चाहिए। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद ध्वस्त कर दी गई, यह केवल अचानक हुए हुड़दंग और गुंडागर्दी का नतीजा नहीं था। इसके पीछे हिंदुत्व की राजनीति का लंबा इतिहास रहा है, जिसमें हिंसा और आक्रामकता का जश्न मनाया जाता रहा है, जिसने अन्य समुदायों के खिलाफ युद्ध छेड़ा और हर तरह के कानून और लोकतांत्रिक मूल्यों को घृणा की नजर से देखा। जनवरी 1993 में उनका एक और लेख है, द फासिज्म ऑफ द संघ परिवार। इस लेख में वे दुनिया भर में फांसीवादी ताकतों के उभार से 1992 में बाबरी मस्जिद के ध्वंस की घटना की तुलना करते हैं। बताते हैं कि अपने मकसद के लिए न्यायपालिका, नौकरशाही और सेना तक में घुसपैठ बनाने का पैटर्न दुनिया भर में रहा है, भारत में भी दिख रहा है। इसकी बदौलत सत्ता में आकर लोकतंत्र का गला दुनिया भर में घोंटा गया, भारत में भी घोंट दिया जाएगा। सुमित सरकार इन सब पर लिखने से बच सकते थे, मगर किसी भी ईमानदार अकादमिक का यही दायित्व बनता है कि अपने समय के सवालों पर खुलकर लिखे। सुमित सरकार ने वही किया। बंगाल में 1903 से 1908 के बीच स्वदेशी आंदोलन होता है। सुमित सरकार इन 5 वर्षों के इतिहास के एक एक डिटेल को खंगाल डालते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि स्वदेशी आंदोलन के नेता किस मकसद से इसमें शामिल हुए, उनकी बातें क्या थी, क्या उन्होंने जनता को भी जोड़ने का प्रयास किया, उसके साथ संवाद किया। दूसरी तरफ जनता बंगाल के विभाजन के विरोध में किस तरह खुद को संगठित कर रही थी, जो संगठन बनाए जा रहे थे उनके नारे क्या थे, प्रतीक क्या थे, उनके गीत क्या थे। उनके पर्चों को सुमित सरकार ने पढ़ा, नाटकों को पढ़ा और दिखाया कि हिंदू धर्म के प्रतीकों के आधार का इस्तेमाल जाने अनजाने होने लगता है
और इसी के कारण मुस्लिम किसान, जिनकी संख्या ज्यादा थी, दूर होते चले जाते हैं। एक प्रतिस्पर्धा की स्थिति पैदा हो गई। यहीं पर सुमित दिखाने का प्रयास करते हैं कि जहां एक जन आंदोलन बन सकता था, नहीं बन पाया, और इसी के कारण उस समय के युवा क्रांतिकारी रास्ते को अपनाते हैं, विभाजन का बदला लेने का जिम्मा अपने ऊपर ले लेते हैं। उनकी बहादुरी हमारे बीच उन्हें नायक तो बना देती है, मगर उनकी सफलता अधूरी रह जाती है। अगर यही जन आंदोलन बनता तो इसका स्वरूप कुछ और हो सकता था। इस बात का ध्यान रखिएगा कि हम उनकी थीसिस के बारे में बहुत संक्षेप में बात कर रहे हैं, लेकिन उनका यह काम इतिहास लेखन में ताज़ी हवा के जैसा था। इसलिए आधुनिक भारत के इतिहास में इस रिसर्च को क्लासिक भी माना जाता है। उन्होंने दिखाया कि आंदोलन बड़े बड़े नेताओं का इतिहास नहीं होता, जनता के बीच जाकर भी देखना चाहिए कि वह उसे किस तरह समझ रही है। सुमित सरकार की यही पीएचडी 1973 में पीपल्स पब्लिशिंग हाउस से छप जाती है। अपनी किताब आधुनिक भारत का इतिहास में दिखाते हैं कि 1945 से 47 के बीच गांधी, नेहरू, पटेल और माउंटबेटन के बीच क्या हो रहा है, वहीं तक इतिहास सीमित नहीं है। उन्हीं 2 वर्षों में कांग्रेस के नेतृत्व और प्रभाव के दायरे के बाहर बहुत से आंदोलन और विद्रोह भी होते हैं, जिन्हें आप नकार नहीं सकते। जैसे 1945 का नौसैनिक विद्रोह इतिहास लेखन के केंद्र में आता है। बंगाल का तेभागा आंदोलन, तेलंगाना के किसानों का आंदोलन इतिहास में जुड़ता है। 80 के दशक में प्रोफेसर रणजीत गुहा एवं अन्य इतिहासकारों के साथ सुमित सरकार ने आर्थिक व सामाजिक रूप से वंचितों का इतिहास लेखन शुरू किया। इसे सबाल्टर्न स्टडीज मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। इतिहासकारों ने इतिहास को बड़े नेताओं की जीवनी और उनकी भूमिका से हटकर लोगों के जीवन में झांक कर देखना शुरू किया कि उनके बीच क्या हो रहा है। इसका इतना क्रेज हो गया कि हर कोई सबाल्टर्न इतिहासकार बनना चाहता था। इसके जरिए हमें शानदार इतिहास भी मिला, मगर सुमित सरकार ने जल्दी ही इसकी कमियों को देख लिया और जिस सबाल्टर्न इतिहास लेखन की बुनियाद से जुड़े उसी से अलग भी हो गए। इस पर उनका एक लेख है, डिक्लाइन ऑफ सबाल्टर्न इन सबाल्टर्न स्टडीज। सुमित सरकार की आलोचना का आधार यह था कि अलग अलग समुदायों का इतिहास लिखा तो जाना चाहिए, लेकिन उसे भारतीय नजरिए से ही देखने की जिद के नाम पर पूंजीवादी और कॉलोनियल शोषण के कारकों को आप अलग नहीं कर सकते। उन विचारों को अनदेखा नहीं कर सकते जो शोषण करने वाली संस्थाओं को प्रभावित करते हैं, और इसका महिमा मंडन नहीं कर सकते कि ऐसी हमारी संस्कृति है, हमारे समाज में ऐसा ही होता है। जैसा आजकल कहा जाने लगा है कि भारत के समाज में कभी शोषण नहीं था। जातिवाद को देखने का नजरिया पश्चिम से आया है। जमींदारी की भी तारीफ की जाने लगती है। सबाल्टर्न स्कूल की आलोचना में सुमित सरकार ने कहा कि आर्थिक तंत्र की निंदा छोड़कर सारी निंदा शैक्षणिक और सांस्कृतिक ढांचे में होने वाले बदलावों तक सिमटकर रह गई है। जैसे आजकल सारी बहस मैकॉले को लेकर होने लगी है, जबकि उस समय आर्थिक शोषण की मशीनरी साथ साथ काम कर रही थी। सुमित सरकार की चेतावनी यही थी कि समुदायों का इतिहास लेखन दक्षिण पंथ का रास्ता पकड़ लेता है। उनके इतिहास लेखन का यह भी नजरिया था कि इस तरह से लिखा जाए कि जो समाज हाशिए पर है, वंचित है, उसे इससे निकलने का रास्ता भी दिखाई दे, वह उन शक्तियों को साफ साफ पहचान सके जो उसकी मदद कर सकती हैं। स्वाभाविक है हमारे बताने में काफ़ी कुछ कमी रह गई होगी। 30 साल बाद सब कुछ धुंधला भी हो गया है, मगर सुमित सरकार साफ साफ याद हैं। हम उसी अच्छे शिक्षक को याद करना चाहते हैं। मुस्कुराता हुआ उनका चेहरा याद आता है। सब कुछ होकर भी कुछ नहीं होने का भाव याद आता है। ज्ञान की दुनिया का यह महान यात्री एक और यात्रा पर निकल चुका है। उस लोक की यात्रा के लिए शुभकामनाएं और इस लोक में योगदान के प्रति हमारी श्रद्धांजलि। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।